शुरू कर रहा हूँ। कास्ट सेंसस का सवाल 2021 में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये सवाल जो है वो सेंसस से जुड़ा हुआ है, और सेंसस भारत में हर 10 साल पर होने वाली एक सरकारी कवायद है, और ये साल जनगणना का वर्ष है। तो 2021, इससे पहले 2011, इससे पहले 2001, इससे पहले 1991, उससे पहले 1981, इस तरह से ये जनगणना की हिस्ट्री है, और ये जनगणना का वर्ष है। इसलिए जनगणना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर है तो इस सवाल को इसी समय पूछा जाना चाहिए। इसलिए कोई अगर कह रहा है कि जनगणना का सवाल आप इलेक्शन से पहले क्यों पूछ रहे हैं, तो ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ कतई सवाल नहीं है। 2021 अगर इलेक्शन का वर्ष नहीं होता, यूपी इलेक्शन का, तो भी इस सवाल को जरूर ही पूछा जाता, क्योंकि ये जनगणना का वर्ष है। चुनाव की तारीख आगे पीछे होती है, जनगणना का वर्ष आगे पीछे नहीं होता है। जनगणना हमेशा अब तक समय पर जो है उसको कराया गया है। 1881 के बाद से जनगणना कभी भी अपने 10 साल के उस जो उसका फ्रेम है उससे बाहर कभी नहीं गई है। अगर ये कोविड का पीरियड नहीं होता तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच भारत में भी जनगणना हो चुकी होती, और अभी का जो टाइम फ्रेम है इसके हिसाब से इस जनगणना को सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाना है। तो जनगणना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, ये इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से सबसे अलग सवाल है। इसको हर 10 साल पर होना ही है, और इससे जुड़ा हुआ सवाल इस समय पूछा जाना ही है। तो ये एक फ्रेम है जिसके अंदर आप इस सवाल को देखें। जनगणना पर बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपकी एक बेसिक हिस्ट्री, जो खास करके पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, बाकी लोगों के लिए मैं बेसिक इंडियन सेंसस की एक छोटी सी हिस्ट्री आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ 3 से 4 मिनट में। दुनिया के लगभग सारे देश जो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं भी हैं, वहाँ पर जनगणना होती है, सेंसस की कार्रवाई होती है। इसका पर्पस बहुत स्पष्ट है कि 10 साल या कहीं कहीं अलग अलग टाइम फ्रेम भी है, आप समाज के बारे में और देश के बारे में सारे तरह के पॉसिबल आंकड़े जुटा लेते हैं, और उसके आधार पर आप पॉलिसीज बनाते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन 10 साल में एक बार आप समाज के बारे में तमाम तरह के आंकड़े जुटा लेते हैं। भारत में लोग कहते हैं कि इसकी जनगणना सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में हुई थी, हालांकि उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है ऑब्वियस वजहों से, लेकिन आपको उसके बाद वैशाली के गणराज्यों वगैरह में भी जनगणना हुई है। तो ये एक परंपरा इसकी रही है, ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। भारत में आधुनिक पीरियड में पहली जो जनगणना हुई है वो 1878 में हुई है, ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई है। अब ये जो जनगणना थी ये करीब 3 से 4 महीने के पीरियड में अलग अलग हिस्सों में स्कैटर्ड तरीके से, एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से नहीं की गई कार्रवाई के रूप में पहली जनगणना भारत में हुई है 1878, इसको याद रखिए। इसके बाद लेकिन ये जनगणना चूंकि बहुत बिखरी हुई थी, इसमें तमाम तरह के आंकड़े नहीं आ पाए थे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा नहीं आ पाया था, तो ब्रिटिश शासन ने 1881 में पहली बार जो 10 वर्षीय जनगणना है वो शुरू कराई। 1881 में 1881 में जो जनगणना शुरू होती है, इसमें कुल मिलाकर 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें सारी जनगणना जो है एक साथ पूरे भारत में कराई गई थी। तो 1881 की जनगणना में 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और पहली जनगणना में आपको रिलीजन का क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया था, माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सब मिलाकर 17 क्वेश्चन थे। तो भारत में पहली जो जनगणना 1881 में हुई है उसमें कास्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 1881 में क्वेश्चंस की संख्या 13 घटकर हो गई, लेकिन उसमें भी कास्ट का क्वेश्चन था। तो भारत में जो लगातार इसके बाद जनगणना होती रही, उसमें जाति का प्रश्न पूछा गया, धर्म का प्रश्न पूछा गया, शिक्षा का प्रश्न पूछा गया, जेंडर का क्वेश्चन पूछा गया, घर कच्चा है कि पक्का है ये पूछा गया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। 1881 इसके बाद आपको 1901 तक, मतलब 1881, 1891, 1901 ये जनगणना लगातार होती। 1902 में आप देखेंगे कि शाहू जी महाराज, जो कोल्हापुर नरेश उस समय थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज वो हैं, उन्होंने अपने राज्य में पहली बार जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं उनके लिए सरकारी नौकरियां जो हैं, राज्य की जो नौकरियां, उसमें 50% सीटें रिजर्व कर दी।
अब ये जो रिजर्वेशन आया, इसके लिए जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, ये सारा डाटा उनको इन्हीं सेंसस के फिगर्स से मिला कि कुल मिलाकर उनको पता चला कि मराठा इतना है, कुंभी इतने हैं, महार इतने हैं, मांग इतने हैं, माली इतने हैं, ये सारा डाटा उनके पास आया। और इसके ब्राह्मण कितने हैं और कायस्थ कितने हैं, ये सारा डाटा आया। और इसके बाद उनके पास एक दूसरा डाटा था कि जो कोल्हापुर के सरकारी जो नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनका कास्ट का फिगर आया। ये दोनों फिगर जब उन्होंने सामने सामने रखा तो उनको पता चला कि कोल्हापुर की लगभग सारी आबादी, बहुत छोटी सी आबादी, 5-7% के अलावा सारी आबादी जो जिसको आज की तारीख में शेड्यूल्ड कास्ट या ओबीसी कहते हैं या डीएनटी या शेड्यूल्ड ट्राइब करते हैं, उनकी है। जबकि सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें 90 से 92%, 95% तक एक ब्राह्मण जातियों के और कुछ कायस्थ जातियों के लोग हैं। ये असंतुलन उनको साहू जी महाराज को नजर आया। तो इसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई और वो सारा कुछ इतिहास है आपके पास अवेलेबल है, उसको लेकर काफी बुक्स हैं कि किस तरह से उन्होंने फिर पहली बार उन्होंने आरक्षण लागू किया अपने राज्य में 1902 में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सेंसस और कास्ट का सवाल और कास्ट सेंसस का सवाल सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के सवालों से जुड़ा हुआ सवाल है। साहू जी महाराज जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा का भी बंदोबस्त किया, उनकी पहली जो पत्रिका थी मूक नायक, उसके लिए उन्होंने पहला सीड कैपिटल 2000 रुपये, जो उस समय बड़ी रकम थी, वो दिया बाबा साहब को। उन्होंने कहा कि सारे वंचितों का नेता। साहू जी महाराज की विरासत आप जानते हैं कितनी गौरवशाली विरासत है। तो उन्होंने इस कास्ट सेंसस के डाटा का इस्तेमाल अपने यहाँ रिजर्वेशन देने में किया। तो भारत में रिजर्वेशन की जो हिस्ट्री है वो कास्ट सेंसस की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ये कास्ट सेंसस की हिस्ट्री का एक पार्ट है। अब इसके बाद जनगणना तो लगातार जारी रहती है। 1911 में होती है, 1921 में होती है, 1931 में होती है और 1941 में भी जनगणना का कार्य शुरू होता है। लेकिन 1941 की जनगणना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कंप्लीट नहीं होती है और उसका जो आंकड़ा है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, टेबुलेट नहीं किया जा सका। इस वजह से इन सारी जनगणनाओं में क्योंकि कास्ट का आंकड़ा है तो 1931 की जनगणना, इस तारीख को बहुत गौर से आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1931 की जनगणना आखिरी जनगणना है जिसमें कि जाति के आंकड़े इकट्ठा किए गए। आज की तारीख में जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस राज्य में इस सीट पे इतने ब्राह्मण हैं, इसमें यहाँ इतने कायस्थ हैं, इतने यादव हैं, इतने कुर्मी हैं, इनके पास कोई डाटा नहीं है, इनके पास कोई भी इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव फिगर नहीं है। ये सब कुछ 1931 के आंकड़े के आधार पर, और उसको चूंकि बहुत कम लोग देखते हैं तो बना के वो अपने ढंग से अपने अपने कास्ट, अपने अपने संख्या बढ़ाकर, जो लिखने वाला होता है रिपोर्टर, वो अपनी जात की संख्या बढ़ाकर वो बताता है। और तमाम अगर दावों को माने तो हर कंस्टिट्यूएंसी में हर जात अपनी दूसरी दोगुनी संख्या में मौजूद है, क्योंकि सबका क्लेम इस तरह से है। तो 1931 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है जिस समय की आखिरी जनगणना होती, जिसमें कि कास्ट से जुड़े हुए सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 1878, फिर 1881 एक महत्वपूर्ण साल है जिसमें कि हर 10 साल की जनगणना शुरू होती है। फिर 1901 तक की जनगणना होती है जिसके आंकड़ों के आधार पर भारत में पहली बार रिजर्वेशन लागू होता है। फिर 1931 का वर्ष आता है जिसमें कि जनगणना जो है वो कास्ट के आधार पर उसमें आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जो आखिरी जनगणना है जिसमें कि हर जाति को गिना गया है, हर कास्ट को गिना गया है, इसमें किसी जात को छोड़ा नहीं गया है। और उसके आंकड़ों का आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 1931 की जनगणना अवेलेबल है। वेबसाइट पर भी आप ढूंढेंगे 1931 की जनगणना तो थॉमस पिकेटी ने, जो पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो ये जनगणना की रिपोर्ट आपको 1931 की जनगणना की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उसी के आधार पर भारत में अब भी पॉलिसी बनती है। अब 1931 मैंने आपको बताया, अब 1941 में मैंने आपको बताया कि क्यों कास्ट की गिनती होने के बावजूद जनगणना की रिपोर्ट क्यों कंपाइल नहीं की गई, उसको क्यों टेबुलेट नहीं किया जा सका। और उसके बाद का वर्ष आपको 1941 के बाद 1951 आता है। अब 1941 से 1951 के बीच में भारत आज़ाद होता है, भारत में संविधान लागू होता है और भारत में पहली कैबिनेट बन जाती है। अब 1951 की जनगणना होनी है। 1951 की जनगणना में भारत की सरकार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार है, वो ये फैसला करती है कि जनगणना के बाकी सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन जो कास्ट का सवाल है इसको हम नहीं पूछेंगे। 1951 पहली जनगणना है भारत के जनगणना के इतिहास में जिसमें सरकार ये फैसला करती है कि हम जनगणना से जुड़ा हुआ कोई, जाति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न
इस जनगणना में नहीं पूछेंगे। इसके पीछे तर्क क्या था? तर्क उस समय की सरकार का ये था कि हम एक मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें जा रहे हैं, आधुनिकता में जा रहे हैं, नए समय में जा रहे हैं, नए लोकतंत्र में जा रहे हैं। तो कास्ट का जो क्वेश्चन है इसको हम पीछे छोड़ देते हैं। हम मान के चलते हैं कि अब एक नागरिक की पहचान है, जो भारतीय पहचान है, वो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होगी और कास्ट की पहचान धीरे धीरे पीछे चली जाएगी। तो हम कास्ट की गिनती नहीं करते हैं। तो 1951 में भारत सरकार के इस फैसले के बाद भारत में कास्ट सेंसस का चलन बंद हो जाता है। लेकिन यह कहना पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें आपको मैं अपने ही सेंटेंस का एक क्वालिफायर दे रहा हूं।